वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी ठीक से चल रही होगी। कल की एक वीडियो में हमने बायोटेक्निक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में उससे कंटिन्यू करेंगे और भी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बायोटेक्निक्स से, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंटेशन से पॉसिबली आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी बनती है। और एग्जैक्टली अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इनके जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ज़रूर आपसे सवाल बनते हैं। ओके, और अगर आप यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी या बॉटनी से प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और दोनों ही सिलेबस में मीन्स जूलॉजी एंड बॉटनी में ही इंस्ट्रूमेंटेशंस का पोर्शन आपको पढ़ने के लिए है, जिसमें आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सेंट्रीफ्यूगेशंस है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मॉलिक्यूलर मार्कर वगैरह हैं। ये सारे टॉपिक्स को मिला करके आपका यूनिट में दे रखा है। तो देखेंगे यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कल की वीडियो में हमने 11 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 से। और ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस है जो कि चार्ज ऑफ द प्रोटीन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप प्रोटीन्स को उनके मासेस के बेसिस पे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो प्रिंसिपल आपको देखने को मिलता है वो यही है कि मान लीजिए अगर आपका ये जेल है और आपने यहाँ पे ये जेल कॉम लगा रखा है, प्रोटीन्स को आपने इसमें क्या किया, लोड कर दिया, तो जो भी प्रोटीन आपकी होंगे उनका मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे क्या होगा या मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे क्या होता है, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन के लिए भी कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्रोटीन्स लाइटर वेट की होती हैं उनका यहाँ पे मीन्स सबसे नीचे की तरफ बॉटम पे आपको बैंड दिखाई देगा। जिन प्रोटीन्स का मास क्या होगा, थोड़ा हैवियर होगा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर इस तरीके से होती हैं। तो जितना यहाँ पे माइग्रेशन पॉइंट कम होगा इसका मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है आगे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लो मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ पे हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे डाल्टन में लिया जाए तो ये सपोज अगर आपका 500 है तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ये मान लीजिए 1000, फिर आपका ये 1500, इस तरीके से। तो आपका जो भी हैवीएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन होगा वो आपका यहाँ पे होगा, और जो सबसे लाइटेस्ट होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस को लेकर के। एसडीएस पेज एक ऐसा इलेक्ट्रोफोरेसिस है जहाँ पे बेसिकली एसडीएस एक डिटर्जेंट होता है और इसके वजह से पूरे प्रोटीन्स पे क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज क्या होती है, डेवलप हो जाती है। तो ये नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डेवलप हो जाने की वजह से अब इस प्रोटीन पे कोई चार्ज अलग से नहीं हो पाता है, सिर्फ नेगेटिवली ही चार्ज हो जाती है। मतलब प्रोटीन का इनिशियल चार्ज कुछ भी हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज वाली प्रोटीन हो, अगर उसमें एसडीएस ट्रीट कर दिया जाता है तो एसडीएस जो होता है वो यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उस पर डेवलप कर देता है। तो अब ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट की बेसिस पे क्या होती है, सेपरेट आउट होना स्टार्ट कर देती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो कॉन्सेप्ट है आपको यही बताया जाता है कि ई बाई एम मीन्स चार्ज बाई मास की रेशियो के हिसाब से क्या होता है, ये माइग्रेट करता है। लेकिन चूंकि जो चार्जेज है वो यूनिफॉर्म कर दिया गया, मीन्स नेगेटिव कर दिया गया यूनिफॉर्मली, दैट्स वाई अब जो सेपरेशन होगा जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा जिसमें चार्ज ऑफ द प्रोटीन मैटर नहीं करेगा या उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस इन एसडीएस। अगर आप पेज कराना चाहते हैं मीन्स पॉलीक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसडीएस में, तो उस कंडीशंस में प्रोटीन का जो चार्ज होगा वो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका मास मैटर करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एसडीएस खुद अपने आप में क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड मीन्स इसे आप एनायनिक डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं। ये एनायनिक डिटर्जेंट होता है और ये प्रोटीन पे यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज क्या करता है, स्प्रेड कर देता है। दैट्स वाई प्रोटीन के चार्ज पर डिपेंड ये नहीं करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, दैट इज द पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस इन एसडीएस। होपफुली कि ये क्वेश्चंस में दिए गए जो कॉन्सेप्ट हैं आपके चीज़ों को रिवाइव कराने में हेल्प करेगा कि एसडीएस क्या है या पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, किस बेसिस पे ये बैंड आता है, और इन बैंड को देख करके आप कैसे बता पाएंगे कि हाँ कौन सा प्रोटीन हैवियर मास का है या कौन सा प्रोटीन लाइटर मास का है। प्रोटीन के माइग्रेशन पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो प्रोटीन का आपका साइज, दूसरा ये जो जेल आपका बना हुआ है उसकी पोर साइज, तीसरा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वोल्टेज होता है वो भी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस पे माइग्रेशन पे। सबसे बॉटम पे जो आएगा
वो प्रोटीन का मास सबसे क्या होगा, लो होगा, और सबसे जो टॉप पे रहेगा वो सबसे क्या होगा, हाई होगा। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। किसी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो बैंड आप देखते हैं, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि ओके, अगला सवाल है दैट इज एसडीएस मींस सोडियम डाइऑक्साइड सल्फेट इज यूज्ड इन पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस टू सेपरेट प्रोटीन। एसडीएस स्टैंड फॉर किसके, एसडीएस का फुल फॉर्म क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। सो यहाँ पर आपको मिमिक्री वाले वर्ड दे रखे हैं, सोडियम डेकोसिल सल्फेट, सोडियम डेनोसिल सल्फेट, सोडियम डेडोसिल सल्फेट, सोडियम डेडोसिल सल्फेट। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं बहुत ही एक्यूरेटली चेक करने के लिए। तो एसडीएस का फुल फॉर्म होता है सोडियम डेडोसिल सल्फेट, राइट। सो यहाँ पे ये डेकोसिल है, ये गलत है। ये डिनोसिल है, ये भी गलत है। ये डोडेसिल है, ये भी गलत है। डेडोसिल होता है ना कि डोडेसिल। तो इस तरीके से डेडोसिल मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, सोडियम डेडोसिल सल्फेट। बेसिकली ये एक 12 कार्बन का सोडियम कंटेनिंग क्या होता है, दैट इज डिटर्जेंट होता है, सर्फेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है चीज़ों को सेपरेट आउट करने के लिए, राइट। तो ये कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि एसडीएस में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। सो 12 कार्बन कंटेनिंग मेटल आयन मीन्स सोडियम मेटल कंटेनिंग क्या होता है आपका, ये एक डिटर्जेंट होता है जिसपे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। साथ साथ एसडीएस को आप एक और भी नाम से जानते हैं, सोडियम लॉरिल सल्फेट मीन्स एसएलएस के नाम से भी ये जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है एसडीएस इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से इसको जाना जाता है। तो सोडियम चूंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, दैट्स वाई आप इसको जानते हो कि सोडियम रेडोसिल सल्फेट होता है। लेकिन सोडियम लॉरिल सल्फेट के नाम से भी ये जाना जाता है ये केमिकल। इसका दूसरा नाम एसएलएस के नाम से भी होता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एसडीएस। एसडीएस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कैटायनिक डिटर्जेंट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज वाला, नहीं। एनायनिक डिटर्जेंट यस, नेगेटिवली चार्ज वाला ये होता है। न्यूट्रल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। एनायनिक डिटर्जेंट मीन्स नेगेटिवली चार्ज डिटर्जेंट होता है जो कि एज अ सर्फेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका काम होता है कि प्रोटीन्स पे यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज को स्प्रेड करने में हेल्प करता है ये एसडीएस। अगला सवाल एसडीएस के फंक्शंस को लेकर के है। रोल ऑफ एसडीएस इन एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस इज, इलेक्ट्रोफोरेसिस में एसडीएस का रोल क्या होता है, यही आपसे सवाल पूछ दिया गया। टू स्प्रेड यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल, टू स्प्रेड यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो कई बार आपको स्टेटमेंट में रिपीट करा दिया, ऑप्शन से ही यही बन करके आ गए हैं, टू स्प्रेड यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज ऑन प्रोटीन मॉलिक्यूल। बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं आपके, गलत हैं। अगला सवाल है प्रोटीन में भी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास अलग अलग साइज के प्रोटीन्स हैं, लाइक है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सिंबलाइज कर दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये कोई आपके पास बकेट है और इसमें ढेर सारे क्या है आपके प्रोटीन के साइज हैं, राइट। नंबरिंग कर दिए लाइक एज ए बी सी डी और ई। आपको पूछ रहा है कि इन्हीं प्रोटीन का जो साइज है, साइज के बेसिस पे अगर आपको सेपरेट करना है तो इनमें से कौन से टेक्निक को आप यूज करोगे। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आपको पता है अच्छी तरीके से कि बाइंडिंग पैटर्न पे यूज मतलब कि काम करता है। जैसे कोई हार्मोन्स किसी रिसेप्टर से बाइंड कर रहा होगा, उसको पता करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। कोई एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है, उसको आप पता कर सकते हैं। कोई एंटीबॉडी किसी एंटीजन से बाइंड कर रहा है, इसको पता करने के लिए आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हमेशा उस केस में यूज किया जाता है जहां पे बाइंडिंग एफिनिटी की बात की जा रहा हो, मीन्स एक कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल से क्या करेगा, बाइंड करता है। और ये तीनों ही एग्जाम्पल बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसे हैं जो कि बाइंडिंग पैटर्न पे या बाइंडिंग एफिनिटी पे क्या करते हैं, काम करते हैं। एक पर्टिकुलर हार्मोन्स उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है, एक कोई एंजाइम उसके पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, और एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन से क्या करता है, बाइंड करता है। सो यहाँ पे सवाल चूंकि साइज से पूछा गया तो मैं आपको यहाँ पे सबका बता दे रहा हूँ। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आप तब यूज करोगे जब वहां पे बाइंडिंग पैटर्न हो। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आप तब यूज करते हैं जब आपको कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस मींस प्रोटीन को सेपरेट करना होता है, तब आप यूज करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी को आप साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं।
साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। और यही क्रोमेटोग्राफी वो है जो कि साइज के बेसिस पे क्या करता है, सेपरेट करता है। तो ये जेल परमीशन बड़ा ही कम नाम यूज किया जाता है। शायद अगर यहाँ पे ऑप्शंस में साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी होता तो आप आसानी से इसको कर पाते। तो इस क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं प्रोटीन्स को। तो ये बाइंडिंग पैटर्न पे, ये चार्ज के बेसिस पे, ये आइसोलेटिव पॉइंट के बेसिस पे, और यहाँ पे साइज के बेसिस पे क्या होगा, सेपरेट होगा। तो इस तरीके से इन सारे का भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लेते रहिए। अगला सवाल है दैट इज व्हाट एनायन एक्सचेंजर प्रिफरेंशियली बाइंड टू प्रोटीन विद। एनायन एक्सचेंजर का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने वाला। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे दो आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इन दोनों में से सिर्फ आप नेगेटिव वाले को सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉलम से इसको क्या करते हैं, पास कराते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। ऐसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम होता है और यहाँ पे ऐसे नोब लगे होते हैं। तो जिस चार्ज को सेपरेट करना होता है उसका अपोजिट वाला चार्ज का यहाँ पे क्या लगे होते हैं, बीट्स लगे होते हैं, राइट। और ये जो बीट्स होते हैं ये अटैच्ड होते हैं इस कॉलम के सरफेस से यहाँ पे। चूंकि यहाँ पे हमको एनायन करना है, मीन्स नेगेटिवली चार्ज, तो ये बीट कौन सा लगा होगा, पॉजिटिव वाला। तो जब आप इसको सॉल्यूशंस को डालेंगे यहाँ पे, तो इनमें से जो अपोजिट चार्ज होगा वो क्या करेगा, आकर के यहाँ पे बाइंड कर जाएगा इसके साथ में ऐसे, और बाकी जो सेम चार्ज वाला होगा वो रिपेल करेगा और कहाँ निकल जाएगा, बाहर की तरफ। तो पॉजिटिव आपका कहाँ जाएगा, यहाँ, नेगेटिव इसमें आपका ये बचा रह जाएगा। तो इस तरीके से आपने उस मिक्सचर में से एक पर्टिकुलर चार्ज के मॉलिक्यूल्स को क्या किया, सेपरेट आउट किया। तो पूछ रहा है कि एनायन एक्सचेंजर प्रेफरेंशियली बाइंड टू प्रोटीन विद। अब यहाँ पे दे दिया है आइसोलेक्ट्रिक एसिडिक आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट, बेसिक आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट, नो चार्जेस, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, मतलब इसमें कोई रिलेवेंट नहीं है। इन पे बात करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है दैट इज पीआई का, मीन्स आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट का, और पीएच का, राइट। जब किसी भी प्रोटीन का पीएच की वैल्यू पीआई के बराबर हो जाती है तो वहां पे चार्जेस क्या जाते हैं, जीरो। आप डिफाइन करते हैं आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट को कि ऐसा पीएच, वो पीएच की वैल्यू जिस पीएच वैल्यू पे प्रोटीन पे कोई चार्ज ना हो, उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज द पीआई, मींस आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, सिंपली जो आपका अमाइनो एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन होता है, और इधर से आपको अमोनियम आयन होता है NH3 पे पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा, आर ग्रुप। इसी फॉर्म को आप बोलते हैं ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है कभी कभी आपसे। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक तरफ इसके पास जो कार्बोक्सिलेट आयन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ यहाँ पे अमोनियम आयन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर क्या करेगा, कैंसिल। तो ओवरऑल जो इस प्रोटीन पे चार्ज आएगा वो क्या जाएगा, जीरो, मतलब न्यूट्रल। इसी कंडीशंस को, मतलब जिस पीएच पे ये कंडीशन हो जाएगी उसको आप क्या बोलेंगे, उस प्रोटीन का पीआई वैल्यू बोलेंगे, राइट। तो पीआई वैल्यू जब आपकी पीएच वैल्यू के बराबर हो तो वहां पे चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ पे चूंकि कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि एनायनिक और एसिडिक कब होगा, और उसके बेसिस पे कैसे आप बता पाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। सवाल यहाँ पर आता है कि जब अगर पीएच की वैल्यू पीआई से अगर ज्यादा हो और कम हो तो क्या चार्जेस बनेंगे, उसको यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर पीआई की वैल्यू ज्यादा हो पीएच से तो क्या होगा, और अगर पीआई की वैल्यू कम हो पीएच से तो क्या होगा, क्या क्या चार्जेस यहाँ पर आएंगे, इसको आप ध्यान से समझिए। पीआई का वैल्यू मतलब पीएच की वैल्यू कम होना, कम होना का मतलब कि एसिडिक होना, और एसिडिक होने का मतलब वहां पे एस प्लस क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। और पीएच के वैल्यू ज्यादा होना मतलब कि वहां पे बेसिक होना, बेसिक होने का मतलब क्या हुआ, ओएच होने के बराबर है, मतलब ओएच कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, होपफुली अच्छे से आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर पीएच घटेगा और बढ़ेगा तो प्रोटीन पे चार्जेस क्या डेवलप होंगे, उसको यहाँ पे समझ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए आपका ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलेट आयन का नेगेटिव, और यहाँ पे ये है आपका अमोनियम आयन का पॉजिटिव, बाकी आपका ये H प्लस है और ये आपका क्या है, R है, राइट। सो यहाँ पे जब आप, पहला कंडीशन हमारा है कि जब पीएच की वैल्यू क्या हो, कम हो। पीएच कम होने का मतलब हुआ कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्लियर है।
और जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा सॉल्यूशंस में, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जाकर उसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब अब ये कार्बोक्सिलेट जो आयन है वो कार्बोक्सिलिक जैसा हो जाएगा, मीन्स C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। तो इस प्रोटीन पे चार्जेस क्या दिखाई देंगे आपको, सिर्फ यहाँ पे अमोनियम आयन पे एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो डेवलप हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो कॉन्सेप्ट क्या आया कि जब Pi की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी PS से, तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब Pi की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब हो जाता है दैट इज द कि मीन्स वहां पे क्या है, एनायन है। और इसके बाद जब वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज द कैटायन है। तो सवाल यहाँ पे था, एनायन एक्सचेंजर प्रेफरेंशियली बाइंड टू प्रोटीन विद, एनायन का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज वाला प्रोटीन, किससे बाइंड करेगा, अब आपको यहाँ पे इसको ध्यान से समझना है। तो जो बेसिक आइसोलेटिक पॉइंट वाले होंगे, बेसिक का मतलब हो गया कि उनपे OH आयन का परसेंटेज बढ़ना। बेसिक का मतलब क्या हो गया, OH आयन का परसेंटेज बढ़ना। तो OH पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज वाले को ही बाइंड करने वाला है। तो और एसिडिक का मतलब क्या हो गया, H प्लस आयन का बढ़ना, राइट। तो एसिडिक आइसोलेटिव पॉइंट जिनका होगा वहां पे H प्लस आयंस आपके क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और तब जाकर के ये नेगेटिव वाले को क्या कर पाएगा, अच्छे तरीके से बाइंड कर पाएगा। तो उसी हिसाब से इसके लिए ऑप्शन जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द ए, मीन्स एसिडिक आइसोलेटिक पॉइंट। होपफुली कि अभी आप ये समझ पाए होंगे कि इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज फॉल्स अबाउट RAPD। ये RAPD आपका एक DNA मार्कर के रूप में जाना जाता है, RAPD और RFLP और AFLP, राइट। इनिशियली आपको RFLP देखने को मिलता है, इसका एडवांस फॉर्म होता है RAPD, और इन दोनों का ही मिक्स फॉर्म होता है AFLP। RFLP फुल फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और RAPD फुल फॉर्म होता है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, RAPD। और AFLP का फुल फॉर्म होता है एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो ये RFLP का क्या है, एडवांस फॉर्म होता है RAPD। यहाँ पे इसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सो RAPD में क्या होता है, प्रोब की रिक्वायरमेंट होती है, डोमिनेंट नेचर का होता है, PCR बेस्ड होता है। यहाँ पे प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर, चूंकि इसके लिए ये स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे फॉल्स ही पूछ रखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मीन्स RAPD के केस में प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट सही यहाँ पे नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछ दिया है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द RFLP। RFLP के बारे में क्या स्टेटमेंट ठीक है, और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई DNA है आपके पास और उस DNA को आप क्या कराते हो, रेस्ट्रक्शन एंजाइम से पहले आप ट्रीट कराते हैं, तो ये क्या करता है, इसको फ्रेगमेंट में कर देता है, और ये फ्रेगमेंटेड जो पार्ट होता है इसके आप क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देती है, बैंड आ जाती है, राइट। और इस बैंड को फिर आप क्या करते हो, किसी शीट पे आप उसको जाकर के क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो इसके लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, यस ये होता है। डोमिनेंट नेचर का होता है और रिक्वायर प्राइमर होती है। और इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि PCR बेस्ड होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, और ये भी स्टेटमेंट गलत है। RFLP दैट इज को डोमिनेंट नेचर का होता है, और इसमें प्राइमर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही ये PCR बेस्ड होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज फॉल्स अबाउट द AFLP, दैट इज एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और ये दोनों का ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, किसका, RFLP का और RAPD का। तो RAPD डोमिनेंट नेचर का और RFLP को डोमिनेंट नेचर का, तो दोनों को मिला करके हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखा है एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये स्टेटमेंट ठीक है। मे बी को डोमिनेंट एंड डोमिनेंट, यस हो सकता है, अगर RAPD का होगा तो डोमिनेंट हो जाएगा और RFLP का होगा तो को डोमिनेंट का हो जाएगा, स्टेटमेंट ठीक है। रिक्वायर बोथ PCR एंजाइम, यस ये रिक्वायर करता है। प्रोब की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
यहाँ पे पूछ रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग आपका एक ब्लॉटिंग का टाइप्स है जिसमें हम डीएनए के बारे में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और इसमें सिंपली होता है कि डीएनए को पहले हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराते हैं, फिर उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, फिर उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे क्या करते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, फिर वहाँ पे डीनेचुरेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो भी डिजायर्ड डीएनए का प्रोब होता है उसको हम क्या करते हैं, डालते हैं। फिर ऑटो रेडियोग्राफी से हम उसको देखते हैं कि बाइंडिंग वहाँ पे हुई है कि नहीं। यही ऑर्डर ही पूछ रखा है, तो रजिस्ट्रेशन एजेंसी ट्रीटमेंट यहाँ पे ठीक है। और बाकी ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। पहले सबसे ट्रीटमेंट होगा, तीन दोनों में देखना होगा। ट्रीटमेंट हुआ, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, फिर ट्रांसफर कराया मेम्ब्रेन पे, फिर ऐड किया, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है आपकी गलत है। अगला सवाल है व्हाट इज फॉल्स अबाउट द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये भी आपकी कभी कभी कॉम्बिनेशन बना करके पूछ दिया जाता है कि साउदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए यूज करते हैं। तो रिक्वायर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं, गलत स्टेटमेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे काम करता है, आरएनए और प्रोटीन पे नहीं। तो फॉल्स पहले ही पूछा था, तो यही स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी रिक्वायरमेंट होता है, फिर आरएनए का एनालिसिस, ये भी सही है। तो बाकी चीजें सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए क्या है इसके लिए गलत है। व्हाट इज फॉल्स अबाउट वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये प्रोटीन के लिए होता है। और प्रोटीन के एनालिसिस करने के लिए यूज फॉर प्रोटीन एनालिसिस, ये स्टेटमेंट ठीक है। रिक्वायर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन नहीं, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन सिर्फ डीएनए में होता है, इसमें नहीं होता। रिक्वायर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके लिए, सही हो जाएगा। इसमें रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केमिकल मॉडिफिकेशन, अगला क्वेश्चन है केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग इज आल्सो नोन एज। डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए दो मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ज्यादातर, एक तो टर्मिनेशन मेथड और दूसरा केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड। केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड को आप मैक्सिमम गिलबर्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने इसको दिया हुआ था। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है दैट इज DDNTP, दैट मींस डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट एज टर्मिनेटर इन डीएनए सीक्वेंसिंग यूज्ड इन। इसको आप बेसिकली दैट इज चैन टर्मिनेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और ये सेंगर साहब ने दिया था, और सेंगर का मेथड आज भी डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉल्स अबाउट द डीएनए माइक्रो एरे। ये बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है जिसमें कि आपको ऐसे ढेर सारा प्लेट दिखाई देता है और यहाँ पे एक एक डॉट होते हैं, और हर एक डॉट अपने आप में एक जीन को स्पेसिफाई करती है। इस तरीके का फिगर आपने देखा होगा। इससे इस ईच स्पॉट्स रिप्रेजेंट अ सिंगल जीन, ये स्टेटमेंट ठीक है। फॉल्स पूछा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है। ऑल्सो ना डीएनए चिप एंड जीन चिप या बायो चिप, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। रिक्वायर्स प्रोसेस डाई, ये भी ठीक है। एग्जामिन ओनली क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा। ओके अगला सवाल है इफ यू आर अ रिसर्चर्स एंड वांट टू सेपरेट ब्लड सेल्स फ्रॉम द ब्लड सैंपल, देन विच टेक्निक वुड यू लाइक टू यूज। अगर आप ब्लड सैंपल में से ब्लड सेल्स को सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे टेक्निक के नाम है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी के बेसिस पे ये सेल्स को सेल्स से क्या करता है, सेपरेट आउट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इफ यू आर रिसर्चर्स एंड वांट टू सेपरेट द सेल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द होमोजेनाइज्ड सेल्स, देन विच टेक्निक वुड यू लाइक टू यूज। मतलब अगर आपने कोई एक सेल लिया और सेल्स को क्या किया, आपने होमोजेनाइज कर दिया, मीन्स ब्रेकआउट कर दिया इस तरीके से, और इसमें से सारे सेल्स को सेपरेट आउट करना है, तो आप क्या यूज करोगे। ऐसा करने के लिए आप डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं, और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से आप अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दैट इज इफ यू आर अ रिसर्चर एंड वांट टू आइडेंटिफाई फाइटो हार्मोन्स मींस प्लांट हार्मोन्स फ्रॉम अ सैंपल, किसी सैंपल से आप सेपरेट करना चाहते हैं, देन विच टेक्निक वुड यू लाइक टू यूज। सो इसके लिए आप एसपीएलसी को यूज कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये टेक्निक बड़ी अच्छी होती है फाइटो हार्मोन्स को सेपरेट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इफ यू आर रिसर्चर एंड वांट टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक एंटीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम अ मिक्सर, देन विच टेक्निक वुड यू लाइक टू यूज। एंटीजन मॉलिक्यूल को यूज करना है तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान में आपको रख लेना चाहिए कि जो
ब्लॉटिंग टेक्निक जो होती हैं, उनका ब्लॉटिंग का कभी-कभी कॉम्बिनेशंस भी बना कर के आपको देता है, सदर्न ब्लॉटिंग के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के लिए एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए। तो सदर्न जो होती है वो डीएनए के लिए इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आता है, नॉर्दर्न जो होता है वो आरएनए के लिए और वेस्टर्न जो होता है वो प्रोटीन के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाता है। ऐसे पेयरिंग करके दे देगा कॉलम ए और कॉलम बी का, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड का, कि सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए यूज़ करेंगे, नॉर्दर्न किसके लिए, वेस्टर्न किसके लिए। ये आप अच्छे तरीके से याद रखिए। तो ब्लॉटिंग का आपने सारा टेक्निक का देख लिया, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, इसके बाद आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस का देख लिया, फिर इसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूगेशंस का देख लिया, और इसके साथ-साथ में आपने मॉलिक्यूलर मार्कर का, दैट इज़ आरएफएलपी, आरएफएलपी, आरएपीडी, और इसके बाद एएफएलपी, ये सारा कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद भी अगर आपको कहीं कुछ डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि ये चीज़ क्लियर और होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, वही आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और क्वेश्चंस के साथ में, तब तक अपना आप अच्छे से स्टडी करते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।